नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जगराम मीणा और जग्गू का जीके हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अपन ने जो गत कक्षा में देखा था कि संस्कृत का जो सिलेबस है उसके ऊपर अपनी चर्चा की थी और जो अपना सिलेबस था उसके मैंने बताए थे कि दो पार्ट है, एक तो व्याकरण वाला भाग है और दूसरा भाग है शिक्षण विधि वाला भाग। एक है व्याकरण भाग, दूसरा है शिक्षण विधि वाला भाग। मैंने बताया था कि व्याकरण भाग से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे और शिक्षण विधि वाले भाग से आएंगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। फिर मैंने बताया था कि व्याकरण भाग में लगभग एक गद्यांश और पद्यांश जो पूछता है वो उसी भाग से पूछता है, यानी व्याकरणिक जो तत्व होंगे उसी में से जो गद्यांश और पद्यांश के जो क्वेश्चन होंगे उसी टॉपिक में से होंगे। तो अपन ने पिछली कक्षा में थोड़ा सा देखा था कि व्याकरण के जो कौन कौन से टॉपिक है उसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी और आज अपन कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कल आपने जो कक्षा देखी है उसमें कुछ समझ में आया होगा। कल जो आवाज़ कम आ रही थी वो आज उसकी समस्या नहीं है, आज आवाज़ ठीक आ रही है। और जो कल कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि थोड़ा सा दिख रहा नहीं है बोर्ड पे कि छोटे अक्षर हैं, तो आज थोड़ा कोशिश करेंगे बड़ी लिखने की, क्योंकि कल वाली जो कक्षा थी वो पहली कक्षा थी और आज अपनी जो कक्षा में आज अपन सुधार कर लेंगे। तो देखिए जो आगे अपन बात करते हैं उसके बारे में। देखिए कल मैं आपको बता रहा था व्याकरणिक भाग और एक शिक्षण विधि वाला भाग। तो देखिए जो मैं कल व्याकरणिक भाग बता रहा था, व्याकरणिक भाग जो मैं बता रहा था उसमें देखिए यहां पे है व्याकरण भाग। क्या है? व्याकरण भाग। व्याकरण भाग और इधर अपना है शिक्षण विधि वाला भाग। शिक्षण विधियां, यहां पे अपना है ही संस्कृत वाला। देखिए मैंने यहां से बताए थे 18 से 20 क्वेश्चन लगभग, यहां से मैंने बताए थे 10 से 12 क्वेश्चन। जो अपन ने व्याकरणिक भाग की कल बात की थी, व्याकरण भाग की बात की थी अपन ने, उस व्याकरणिक भाग में मैंने बताया था व्याकरणिक तत्वों के बारे में बताया था और उस व्याकरणिक जो तत्व बताए थे उसमें से दो तत्वों की बात और रह गई थी अपनी, जो आज इस कक्षा में अपन चर्चा कर रहे हैं। इसी भाग में एक रह गया था अपने वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन। और दूसरा रह गया था अपने सुक्ति। दूसरा रह गया था सुक्ति। देखिए यहां से जो वाच्य परिवर्तन है, इस वाच्य परिवर्तन से हर बार दो क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? दो क्वेश्चन। और ये मतलब हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वाच्य परिवर्तन वाले क्वेश्चनों को सोल्व कर दे। इस वाच्य परिवर्तन वाले क्वेश्चनों को वही सोल्व कर सकता है जिसने शुरू से एंड तक, यानी पहली कक्षा से अंतिम कक्षा तक पूरा पढ़ा है। उसको शब्द रूप का ज्ञान है, धातु रूप का ज्ञान है, लकार का ज्ञान है, वचन का ज्ञान है, विभक्ति का ज्ञान है और पुरुष का ज्ञान है। उसी के आधार पे अपन सोल्व करेंगे वाच्य परिवर्तन को। क्योंकि यहाँ से वाच्य परिवर्तन, देखो वाच्य की थोड़ी मैं बात कर दूं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखो यहाँ पे इसमें तीन चीज पूछेगा, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो यहां से संबंधित दो क्वेश्चन होंगे, या तो कर्तृवाच्य का वाक्य देख के उसको कर्मवाच्य में चेंज करवाएगा, या कर्मवाच्य का वाक्य देख के उसको भाववाच्य में चेंज करवाएगा, या कर्तृवाच्य का वाक्य सीधा देख के भाववाच्य का बनवाएगा, या भाववाच्य का वाक्य देख के सीधा ऐसे बोल सकता है कि इसको कर्तृवाच्य में चेंज कीजिए। तो ये अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे केवल मात्र दे रखा है वो लट लकार में, अपने मात्र केवल दे रखा है लट लकार में। किसमें दे रखा है? लट लकार में। जैसे मान लो कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्म, क्रिया तीन चीज होती है। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और कर्ता के अनुसार क्रिया। जैसे कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की, यदि कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की। अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया, ये बात आएगी कर्तृवाच्य में। किसमें आएगी? कर्तृवाच्य में। दूसरी बात करूं मैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य के वाक्य में वही कर्ता, कर्म और क्रिया तीन चीज होगी। यहाँ पे कर्तृवाच्य का जो
जो कर्मवाच्य का वाक्य होगा उस कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता में तृतीया होगी, क्योंकि वहां पे कर्ता अनुक्त है, इसलिए अनुक्त कर्ता में हमेशा तृतीया होती है। और जहां पे अनुक्त कर्ता होता है उस अनुक्त कर्ता का क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वहां पे जो क्रिया का निर्धारण होगा वो कर्म के अनुसार क्रिया आएगी कर्मवाच्य के वाक्य में। किसमें? कर्मवाच्य के वाक्य में। तो यहां पे अपन पढ़ेंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ये तीन पढ़ेंगे अपन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। मैंने बोला था कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया तीन चीज होती है। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्ता के अनुसार क्रिया, यानी जैसा कर्ता है वैसी क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया। यहां पे जो कर्मवाच्य का वाक्य है इसमें वही कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी, लेकिन यहां पे कर्ता में होगी तृतीया, क्योंकि कर्ता अनुक्त है। यहां पे कर्म में होगी प्रथमा, कर्म में होगी प्रथमा, और यहां पे जो क्रिया आएगी ये आएगी नित्य रूप से कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? कर्म अनुसार। यहां पे कर्म अनुसार क्रिया आएगी हमेशा। जो यहां पे भाववाच्य का वाक्य होगा इसमें एक तो कर्ता होगा, एक तो कर्ता होगा और एक यहां पे क्या होगी? क्रिया या भाव होगा। यहां पे कर्म का अभाव होगा, यानी यहां पे कर्म नहीं होगा। जो भाववाच्य का वाक्य होगा इसमें यहां पे कर्म नहीं होगा, केवल मात्र कर्ता और यहां पे केवल मात्र भाव होगा या क्रिया होगी यहां पे। तो इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे अपनी कल से अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, यानी कल से अपन सिलेबस जो अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, उसमें इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे अपन। अब देखिए आगे थोड़ा सा और देखिए कि आगे मैं एक बात कर रहा था यहाँ पे सुक्ति की। किसकी बात कर रहा था मैं? सुक्ति की। तो देखो यहाँ पे एक सुक्ति से संबंधित भी क्वेश्चन होता है, यहाँ पे सुक्ति से संबंधित क्वेश्चन भी होता है एक। अब देखो सुक्ति वाले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। तो सुक्ति वाले क्वेश्चन में जैसे आप मान लो अपन ने संस्कृत का जैसे व्याकरण का पूरा जो अपन ने सिलेबस पढ़ा, उस सिलेबस में जैसे मान लो अपन ने सामान्य परिचय पढ़ा, उसमें अपन ने वर्णमाला पढ़ी, जैसे मान लो उसमें छंद पढ़े अपन ने, प्रत्यय का कोई पढ़ा क्वेश्चन अपन ने, अव्यय की कोई अपन ने परिभाषा पढ़ी, तो उसमें से वहां से भी वो पंक्ति बना सकता है उसकी। जैसे मान लो छंद का है, जैसे मान लो कि छंद अपने टॉपिक में दे रखा है छंद, और छंद से जैसे बाई चांस मान लो यहाँ से वो क्वेश्चन बनाता है तो यहाँ से दे देगा छंद है पादौ तु वेदस्य, छंद है पादौ तु वेदस्य। जैसे मान लो एक छंद की एक परिभाषा है कि छंद को वेद पुरुष का पैर माना गया है, पाद माना गया है, तो यहां से वो एक काम करेगा, वो यहां से कुछ नहीं करेगा, सिंपल बात करेगा कि जैसे मान लो इसको ये मैंने ये कर दिया और यहां से वो डॉट डॉट दे देगा। अब वो दे देगा इसमें क्या आएगा, कुछ चीजें यहां से जो बनती है वो लगभग यहीं से तैयार करता है, वो सुक्ति वाला क्वेश्चन भी यहीं से बना देता है। तो थोड़ा सा इसका भी अपन को जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे इनका जो आता रहेगा और अपन पढ़ते रहेंगे साथ में। अब देखिए जो आगे मैं बात करूं, मैं आगे बात करूंगा शिक्षण विधि भाग की। किसकी बात करूंगा? शिक्षण विधि वाले भाग की। शिक्षण विधि जो अपना संस्कृत का जो सिलेबस है रीट के अनुसार या जो टेट होगा उसके अनुसार, उसमें अपने यहां से शिक्षण विधियों से लगभग 10 या 12 क्वेश्चन पूछेगा, 10 से 12 क्वेश्चन। और जो अपनी शिक्षण विधियां है रीट में, वो संस्कृत की जो शिक्षण विधियां है बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत छोटी है, और यहां से क्वेश्चन पूछता है केवल मात्र फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कई जगह से थोड़ा सा अंदर जाता है, लेकिन अधिकतर यहां से तो सिंपल क्वेश्चन पूछता है। सबसे सीधी शिक्षण विधियां केवल है तो मात्र केवल संस्कृत की है, सबसे छोटी भी है और समझने में इनको आसानी भी रहती है। तो आज अपनी जो इसकी संस्कृत की शिक्षण विधियां है उसके जो कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे अपन। देखो सबसे पहला टॉपिक अपने यहाँ पे संस्कृत शिक्षण, संस्कृत शिक्षण दे रखा है अपने, पहला टॉपिक दे रखा है संस्कृत शिक्षण, यानी संस्कृत को अपन किस तरीके से पढ़ते हैं, किन किन भागों में बांट के पढ़ते हैं, इसका अध्ययन कैसे करते हैं, कौन सी चीज को पहले पढ़ते हैं कौन सी को बाद में पढ़ते हैं, उसके अनुसार यहाँ पे संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं। देखो मैं शिक्षण की बात करूं यहाँ पे, अब देखो संस्कृत शिक्षण में जैसे देखो यहाँ पे आती है सबसे व्याकरण शिक्षण।
व्याकरण शिक्षण, दूसरा है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, नाटक शिक्षण, अनुवाद, अनुवाद। देखिए यहां पे मैंने बोला संस्कृत शिक्षण, संस्कृत शिक्षण में अपन पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण और अनुवाद शिक्षण। अर्थात जो संस्कृत शिक्षण के रूप में है अपने विषय है, उनमें व्याकरण शिक्षण है, गद्य है, पद्य है, नाटक है, अनुवाद ये है। तो जैसे मान लो यहाँ पे शिक्षण के रूप में पढ़ेंगे, जैसे व्याकरण शिक्षण है, तो व्याकरण शिक्षण में इसकी पढ़ने की विधियां, व्याकरण शिक्षण में इसकी पढ़ने की विधियां और उसकी पाठ्य योजना, इसका समावेश इसमें किया गया है। अर्थात अपने व्याकरण शिक्षण की जो जो विधियां है, जो जो इसकी पाठ्य योजना के जो तत्व है, वो यहां से अपन पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि व्याकरण शिक्षण का, जैसे मान लो कि मुख्य उद्देश्य क्या है, कि व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, कि भाषा तत्वों का ज्ञान। अर्थात सबसे पहले भाषा को सीखने के लिए उसके तत्वों के बारे में जानना जरूरी है। जब भाषा के तत्व अपने समझ में आ जाएंगे तो अपन को उसी से अपन लिखेंगे, पढ़ेंगे, फिर गद्य बनाएंगे, पद्य बनाएंगे, जो भी आगे करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले अपन को सीखना है व्याकरण शिक्षण, और व्याकरण शिक्षण में अपन पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां और व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना के प्रमुख तत्व है। कौन से प्रमुख तत्व है? जैसे मान लो व्याकरण की पाठ योजना के तत्व है कि सामान्यकरण है, नियमीकरण है, ये कहां पे होता है? तो व्याकरण शिक्षण में होता है। जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि है, ये व्याकरण शिक्षण में आएगी। फिर जैसे मान लो दंडान्वय खंडान्वय विधि है, आगे बात करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे अपने व्याकरण शिक्षण पढ़ेंगे, गद्य शिक्षण पढ़ेंगे, पद्य शिक्षण पढ़ेंगे और नाटक शिक्षण पढ़ेंगे, अनुवाद शिक्षण पढ़ेंगे। इसके बारे में यहाँ पे विस्तृत से अपने चर्चा करेंगे। इसके बाद में थोड़ी मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे अपने दे रखा है संस्कृत शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण सिद्धांत। यहां से भी वो एक क्वेश्चन पूछता है। तो संस्कृत शिक्षण सिद्धांतों में अपन पढ़ेंगे, जैसे मान लो रुचि का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, ये सारे अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि सिद्धांतों से लगभग एक क्वेश्चन पूछता है वो। तो यहाँ से अपने सिद्धांतों के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे आगे जाके। इसके बाद में दे रखा अपने संस्कृत अभिरुचि, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न। संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, एक ये दे रखा आपने, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न ये दे रखा है। जैसे मान लो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न है, बोध प्रश्न है, अन्वेषण के प्रश्न है, उनका यहाँ पे विस्तृत से अपन अध्ययन करेंगे। और यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से भी वो लगभग पूछता है, क्योंकि जैसे मान लो अपन व्याकरण शिक्षण है, तो व्याकरण शिक्षण में जैसे मान लो आगे इसमें प्रश्न भी पढ़ेंगे। गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, जैसे मान लो बोध प्रश्न कहाँ होते हैं, विचार विश्लेषण के प्रश्न कहाँ होते हैं, ये अपन विस्तृत से चरित्र चित्रण के प्रश्न कहाँ होते हैं, ये अपन विस्तृत से चर्चा यही करते हैं। और उन्हीं के रूप में यहाँ पे संस्कृत शिक्षण के जो अभिरुचि जो प्रश्न है वो यहाँ से अपन पढ़ेंगे आगे। देखो फिर इसके बाद में है संस्कृत शिक्षण, ये तो हो गया। देखिए अब पढ़ेंगे यहाँ पे भाषा के कौशल, भाषा कौशल। अपन पढ़ेंगे भाषा कौशल। अपने भाषा के 4 कौशल है यहाँ पे, अपने भाषा के 4 कौशल है यहाँ पे। कि भाषा कौशल, संस्कृत के जो भाषा कौशल पढ़ेंगे उन कौशलों का निश्चित क्रम होता है। हर बार यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन पूछता है वो, हर बार लगभग यहाँ से 2 प्रश्न पूछता है। और 2 प्रश्न यहाँ से बिल्कुल सिंपल है, 2 प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से क्या है, बिल्कुल सिंपल है। कि जैसे मान लो पूछेगा कि जैसे प्रथम कौशल कौन सा है, अंतिम कौशल कौन सा है, तो ये थोड़ा यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है। भाषा के 4 कौशल है यहाँ पे। देखिए भाषा के 4 कौशल है। भाषा के 4 कौशलों में देखो सबसे पहला है श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम,
श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये भाषा के 4 कौशल है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, प्रथम कौशल कौन सा है, अंतिम कौशल कौन सा है? अब अभिव्यक्ति का प्रथम कौशल कौन सा है, ये यहाँ से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लो कि आउटपुट कौन से कौशल है, इनपुट कौन से कौशल है, लिपि विज्ञान का कौन सा है, ध्वनि विज्ञान का कौन सा है, कि अभिव्यक्ति का प्रथम कौशल कौन सा है, और मौखिक अभिव्यक्ति का प्रथम कौशल कौन सा है, मौखिक अभिव्यक्ति का अंतिम कौशल कौन सा है। ये यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से यहाँ पर जो ये पढ़ेंगे इसमें यहाँ से विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। देखिए इसके बाद में मैं बात करूं आगे की। देखो इसके बाद में आगे मैं बात कर रहा हूं और आगे की बात करेंगे। तो इसमें देखो भाषा के कौशल हो गए। भाषा के कौशलों के बाद में फिर बात आती है संस्कृत शिक्षण में, संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन। संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन यानी संस्कृत शिक्षण अधिगम साधन आनी, संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन। अब देखो अधिगम के साधन यहाँ पे कौन कौन से हैं। जैसे मान लो दृश्य साधन है, सर्वे साधन है, दृश्य सर्वे साधन है, उनकी यहाँ पे अपन विस्तृत चर्चा करेंगे और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो चाहे ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपने 2nd ग्रेड में भी ऐसे कैसे दे रखा है, जो 1st ग्रेड है उसमें भी दे रखा है, और अपना जो रीट है उसमें भी दे रखा है। जो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है, 2nd ग्रेड में प्रश्न पूछता है, इसको पढ़ते तो यहाँ से क्वेश्चन 1st ग्रेड में फिक्स पूछता है। जैसे मान लो अभी जो व्याकरण शिक्षण का जो ग्रामर का जो पेपर हुआ था, व्याकरण ग्रामर का, अभी उसी में भी यहाँ से पूछा था कि लिंगुआ फोन कौन सा है, दृश्य एक, सर्वे एक, दृश्य सर्वे। तो यहाँ से लगभग हर बार पूछता है। पिछले 1st ग्रेड के पेपर उठा के देखोगे तो वहां पे पूछता है, 2nd ग्रेड के जितने भी पेपर उठा के देखोगे तो वहां भी पूछता है इनके बारे में। ठीक है, इसके बाद में है संस्कृत शिक्षण में, संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण के साधन। संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण के साधन। फिर देखिए, फिर इससे थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहां पे दे रखा है संस्कृत में मौखिक और संस्कृत में मौखिक और लिखित प्रश्न। ये दे रखा आपके कि संस्कृत शिक्षण में मौखिक और लिखित प्रश्न यानी मौखिक और लिखित प्रश्नों के प्रकार, उनके भेद। मौखिक प्रश्न कौन कौन से होते हैं, लिखित प्रश्न कौन कौन से होते हैं, उनकी जैसे उनकी लिखने की समय सीमा क्या है, उनकी शब्द सीमा क्या है। यहाँ पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि संस्कृत में मौखिक और लिखित प्रश्न के प्रकार। इसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा। फिर एक दे रखा अपने यहाँ पे सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन एक अपनी यहाँ पे दे रखा है कि पढ़ने के दौरान या पढ़ाने के दौरान मूल्यांकन करना, निरंतर सतत का मतलब हो गया निरंतर मूल्यांकन करना। कि जैसे मान लो अपन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो कक्षा के अंतर्गत ही उनका आउटपुट और इनपुट होना चाहिए। अर्थात सतत मूल्यांकन के माध्यम से जो अध्यापक में कमियां रह गई है कि बच्चों को अपन क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, इसका समाधान करेंगे और इसके लिए निरंतर उनका मूल्यांकन करते रहेंगे कि बच्चों को अपन ने क्या पढ़ाया, उसके कितना समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लो एक लेसन पढ़ा दिया, उस लेसन को पढ़ा के तुरंत उसके बारे में पूछना, उनके जो प्रश्न है वो प्रश्न बना के उनका उनकी जो अभिव्यक्ति है उसको लेना। तो ऐसे ही यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे वो सतत मूल्यांकन से। और एक है उपचारात्मक शिक्षण, एक अपने दे रखा है उपचारात्मक शिक्षण, एक दे रखा अपने उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण अपने दे रखा है उपचारात्मक शिक्षण। यहां से भी हर बार एक क्वेश्चन होता है। क्या होता है, एक बार एक क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लो उपचारात्मक शिक्षण बारे में निदान है, ये जैसे मान लो ये सारी चीजें यहीं से पूछता है वो। और एक दे रखा है अपने यहाँ पे दे रखा है पाठ्य पुस्तक।
पाठ्य पुस्तक। यहां से उसने एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन यहां से सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है पाठ्य पुस्तक के बारे में कि पाठ्य पुस्तक के जैसे मान लो उसकी जो विशेषताएं हैं, आंतरिक तत्व कौन कौन से होते हैं, बाह्य तत्व कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे अपन यहाँ पे। तो जैसे मान लो अपन ने बोला कि व्याकरण जो अपने जो संस्कृत शिक्षण है, संस्कृत शिक्षण में जो इसकी विधियां हैं, विधियों में सबसे पहले पढ़ा अपन ने कि संस्कृत शिक्षण, और संस्कृत शिक्षण में अपन ने जैसे 5 प्रकार के शिक्षणों की बात की थी कि व्याकरण शिक्षण है, गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, नाटक शिक्षण है, अनुवाद शिक्षण है। उन्हीं की 5 की शिक्षण विधियां और उनकी पाठ्य योजना की विस्तृत चर्चा करेंगे अपन। इसके बाद में फिर बात आती है, जैसे मान लो मैंने बोला कि संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, वो अपन पढ़ेंगे विस्तृत से। फिर मैंने बोला संस्कृत शिक्षण में अभिरुचि के प्रश्न, वो अपन पढ़ेंगे। फिर मैंने बोला भाषा के 4 कौशल, श्रवणम, भाषणम, पठनम, इसकी विस्तृत से अपन चर्चा करेंगे। जो जो अपनी लगातार कक्षाएं चलती रहेगी उसके अंतर्गत अपने विस्तृत से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में फिर मैंने बोला था संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन, किसके, अधिगम के साधन। फिर दूसरा है संप्रेषण के साधन, यानी संस्कृत को कैसे रुचिकर बनाएंगे, बच्चों को कैसे आसानी से समझाएंगे, ये विस्तृत से चर्चा करेंगे अपन इन दोनों टॉपिकों में। इसके बाद में फिर मैंने बोला मौखिक और लिखित प्रश्न, यानी कुछ प्रश्न मौखिक भी होंगे, यानी जो मूल्यांकन की बात आती है, ये मूल्यांकन है कि एक तो मौखिक मूल्यांकन होगा, एक लिखित मूल्यांकन होगा, एक अभिव्यक्ति के आधार पर होता है, एक मौखिक अभिव्यक्ति होती है, एक लिखित अभिव्यक्ति होती है। तो अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे यहाँ पे। सतत मूल्यांकन है कि जैसे मान लो लगातार मूल्यांकन, पढ़ा दिया, पढ़ाने के दौरान उनका मूल्यांकन करना। उससे क्या कि शिक्षक भी जो अपनी जो कमी है, तो अध्यापक में जो कमी है, वो अध्यापक अपनी कमी को इस माध्यम से दूर कर सकता है। इसलिए ये जरूरी है। सतत मूल्यांकन है, उपचारात्मक शिक्षण है, पाठ्य पुस्तक है, इसकी अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। जो जो अपने टॉपिक को पढ़ेंगे विस्तृत चर्चा करते जाएंगे। मुझे लगता है कि आपकी समझ में आया होगा। और देखो संस्कृत शिक्षण विधि है, मैंने बोला था 10 या 12 क्वेश्चन आएंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आराम से कि संस्कृत शिक्षण है। संस्कृत शिक्षण में जैसे मान लो व्याकरण शिक्षण है, गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, नाटक शिक्षण है, अनुवाद शिक्षण है, इसकी अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। इसकी जैसे मान लो इनकी पाठ्य योजना, इनके पाठ्य योजना के सोपान, इनकी विधियां, इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत अपन 5-6 जो मुख्य रूप से हैं, मुख्य रूप से 5-6 के लगभग है, उनकी विस्तृत से अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में ये संस्कृत शिक्षण में अभिरुचि के प्रश्न, ये अभिरुचियात्मक प्रश्न है, ये अपन विस्तृत से पढ़ेंगे। और इसके बाद में भाषा के कौशल, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, इसकी अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आगे वाला देखिए, अधिगम के और संप्रेषण के साधन, मौखिक और लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, पाठ्य पुस्तक। देखिए अब जो अपना संस्कृत का सिलेबस है, सबसे पहले देखो संस्कृत को सीखने के लिए, सरल बनाने के लिए अपन को इसका जो सिलेबस है, इसका जो पाठ्यक्रम है, उसको अपन को समझना चाहिए। और मैंने कोशिश की है सरल तरीके से उसको समझाने की। यदि जिस तरीके से अपन संस्कृत का जो भाषा का जो सिलेबस है उसको समझते हैं, पकड़ते हैं, तो संस्कृत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि यदि जैसे मान लो अपन वाच्य परिवर्तन की बात मैंने बताई थी आज, यदि वाच्य परिवर्तन में उसको शब्द रूप का ज्ञान नहीं है, धातु रूप का ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, पुरुष का ज्ञान नहीं है, लकार का ज्ञान नहीं है, तो वाच्य परिवर्तन नहीं कर सकता है। अर्थात अपन पहले वाच्य परिवर्तन को नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक सारे चीजें नहीं पढ़ेंगे अपन, जब तक वाच्य परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि उन चीजों को अपन डिटेल से वहीं पढ़ लिया जहां पे मैं समझा रहा था, मैंने जो अपना संस्कृत का जो सिलेबस था, सबसे पहले मैंने व्याकरणिक भाग बताया। और व्याकरणिक भाग मैंने बताया था कि देखो कैसे पढ़ना है अपन को। सामान्य परिचय पढ़ना है, वर्णमाला पढ़नी है, वर्णमाला में स्वर और स्वर व्यंजन, स्वरों के भेद, व्यंजनों के भेद, 63-64 अपनी जो काउंटिंग है वो पूरी करनी है। उच्चारण स्थान पढ़ने हैं, उच्चारण स्थान, प्रत्येक स्वर और व्यंजन का अलग अलग उच्चारण स्थान है, वो अपने को पढ़ना है। उच्चारण स्थान के बाद में अपन को यत्न पढ़ना है। जिस प्रकार से प्रत्येक स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक स्वर और व्यंजन के आभ्यंतर और बाह्य यत्न अलग अलग होते हैं, तो वो अपन विस्तृत से पढ़ेंगे। फिर मैंने बात की थी उसकी संज्ञा प्रकरण की। संज्ञा प्रकरण में जब पद संज्ञा क्या होती है, संयोग संज्ञा क्या होती है, उपधा संज्ञा क्या होती है, टी संज्ञा क्या होती है, लोप विधायक सूत्र कौन सा है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, ये चीजें अपन पढ़ेंगे वहां पे नॉर्मल, क्योंकि वहां से हर बार क्वेश्चन पूछता है।
और जब तक उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, जब तक अपने जो जो जैसे मान लो इस तरीके से पढ़ेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो अपनी पहुंच से दूर नहीं होगा। फिर मैंने बताया था इसके बाद में जो दूसरा बताया था व्याकरणिक भाग में, कि व्याकरणिक भाग में सबसे पहले मैंने बताया था शब्द रूप है, धातु रूप है, लकार है, शब्द रूप, धातु रूप, लकार। फिर मैंने लिंग की बात की थी, सर्वनाम की बात की थी और पुरुष की बात की थी, वो मैंने बात की थी उस लाइन में। और इसके बाद में फिर मैंने बात की थी संधि की उसके बाद में, क्योंकि शब्द रूपों में अपन को वो जैसे मान लो वाच्य परिवर्तन करेंगे, अपन को शब्द रूप का ज्ञान नहीं है, विभक्ति का ज्ञान नहीं है, लिंग का ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, कैसे करेंगे बताओ। जैसे मान लो कोई कर्तृवाच्य का वाक्य दे दिया, कर्तृवाच्य का वाक्य दे दिया कि देखो, जैसे मान लो मैं थोड़ी बात करूं इसमें आगे, देखो जैसे मान लो एक वाक्य लिखता हूं, मैं एक वाक्य लिखता हूं कि राम है ग्रामम गच्छति। एक मैंने कर्तृवाच्य का वाक्य लिखा, एक मैंने कर्तृवाच्य का वाक्य लिखा। इसमें कर्तृवाच्य में जैसे मान लो कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये चीज लिखी मैंने यहां पे। अब देखो, अब यहां पे देखो कर्ता प्रथम पुरुष का है, यानी कर्ता में प्रथमा, कर्म है, कर्म में हमेशा मैंने बोला था द्वितीया, और यहां पे क्रिया है, यहां पे कर्ता के अनुसार क्रिया। आई समझ में? कर्तृवाच्य के जो वाक्य की पहचान हो गई, कर्ता में प्रथमा करनी है, कर्म में द्वितीया करनी है, और क्रिया में यहां पे क्रिया करनी है हम लोग को कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का वचन निर्धारित होगा। ये बात करेंगे अपनी कर्तृवाच्य के वाक्य में। तो देखो यहां पे जैसे मान लो राम है, ये राम है, अब ये राम है, जो राम शब्द है इसका ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ये तो राम हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, ये हो गई क्रिया, गच्छति क्रिया हो गई कि राम गांव जाता है, यानी राम कर्ता, गच्छति क्रिया हो गई। अब यहाँ पे देखो गच्छति है, गम धातु है, और गम को गच्छ आदेश हो गया रूप बनता है, गच्छति, गच्छता है, गच्छन्ति। अब देखो, अब ये जो राम है, अब ये जो राम है ये प्रथम पुरुष का है, ये राम है, ये राम प्रथम पुरुष का है, राम प्रथम पुरुष का है ना, यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और कर्ता में हमेशा प्रथमा होती है। तो राम मैंने लिखा प्रथम पुरुष एक वचन है, यानी प्रथम जो प्रथमा विभक्ति है उसका एक वचन है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने क्रिया लगाई है, अब ये क्रिया लट लकार की है, गच्छति लट लकार की है ना, क्योंकि वाक्य में केवल अपने मात्र जो वाच्य परिवर्तन है उसमें लट लकार दे रखा है, तो केवल मात्र लट लकार की बात करेंगे अपन। ये नहीं यहाँ पे लोट लकार का आ जाएगा, लंग लकार का आ जाएगा, विधिलिंग लकार का आ जाएगा, लिट लकार का आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जो अपना पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में केवल मात्र बात कर रहा है अपने, केवल मात्र लट लकार की, वर्तमान काल वाले वाक्य की बात कर रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो गच्छति है, ये गच्छति है प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन है, गच्छति है। तो देखो ये भी प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये भी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो इसके अनुसार यहाँ पे देखो क्रिया आई है हमेशा। यहाँ पे कर्म है, कर्म में हमेशा द्वितीया करनी है, कर्म में कोई चेंज नहीं होगा, यानी इसका न तो कर्ता का इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, न क्रिया का इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, न कर्म के अनुसार क्रिया का निर्धारण होगा, यानी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कर्म में हमेशा द्वितीया करनी है अपन को। आया समझ में? अब देखो, अब यहाँ पे देखो मैंने बात की थी कर्तृवाच्य के वाक्य की, कर्ता, कर्म, क्रिया। अब देखो जैसे मान लो शब्द रूप नहीं पढ़ा अपन ने, धातु रूप नहीं पढ़ा अपन ने, तो बताओ वाच्य परिवर्तन कैसे कर दोगे? यदि उस जो पंक्ति में बता रहा था कि शब्द रूप है, धातु रूप है, लकार है, सर्वनाम है, उन चीजों को अपन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इनको करने में आसानी आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो यही वाक्य है, यही वाक्य है कर्तृवाच्य का वाक्य, जैसे मान लो मैं कोई वाक्य दे देगा, वो दूसरा वाक्य दे रहा है, वो एक दूसरा वाक्य दे रखा, दूसरा वाक्य दे रहा है कि राम है, राम है, राम है ग्रामम, ग्रामम गच्छता है, राम है ग्रामम गच्छता है। अब ये कर्तृवाच्य का वाक्य लिख दिया, वही कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया। अब यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया आनी चाहिए ना, आनी चाहिए ना। अब इसका मतलब ये बताओ सही है गलत है? गलत है ये, क्यों? क्योंकि कर्ता में प्रथमा है, ठीक है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे जो मैंने कर्म लगाई ये भी द्वितीय में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने गच्छता है क्रिया लगाई है, ये भाई साहब है तो प्रथम पुरुष की,
लेकिन मैंने एक वचन की न लगा के यहाँ पे मैंने द्विवचन की लगा दी, इसलिए अपना वाक्य हो गया गलत, वाक्य गलत हो गया। तो जैसे वाक्य लिख देगा राम है ग्रामम गच्छता है, लिख दिया, फिर बोलेगा इसको शुद्ध करो, अंडरलाइन कर देगा, शुद्ध करो। फिर यहाँ पे देखो जो जो अपने आंसर होंगे उसमें दे रखा है, जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है गच्छति, हाँ, फिर दे रखा है जैसे मान लो यहाँ पे दूसरे में दे देगा गच्छता है, ये तो दे रखा है यहाँ पे। तीसरे में दे रखा है वो यहाँ पे सी में देगा गच्छन्ति, फिर दे रखा है यहाँ पे नंबर 4 में दे देगा गच्छामि। अपन को उचित क्रिया का निर्धारण करना, अपन को उचित क्रिया का निर्धारण करना, तो उचित क्रिया यहाँ पे अपनी बताओ, देखो गच्छति आएगा, गच्छता आएगा, गच्छन्ति आएगा, गच्छामि आएगा, तो अपनी जो उचित क्रिया होगी यहाँ पे ये आएगा, गच्छति आएगा। सिंपल है बिल्कुल। तो वाच्य परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन कोई बोलता है मेरे को अर्थ करना नहीं आता है, अर्थ करना नहीं आता है, कैसे नहीं आता अर्थ करना बताओ। यदि किसी को जैसे मान लो शब्द रूप का ज्ञान है, शब्द रूप का ज्ञान है, विभक्ति का ज्ञान है, वचन का ज्ञान है, तो आराम से संस्कृत पढ़ने में आसानी रहेगी। क्योंकि जब अपन को पुरुष का ज्ञान है, उसका वचन का ज्ञान है, विभक्ति का ज्ञान है, लिंग का ज्ञान है, तो आराम से अर्थ कर देंगे। क्योंकि जो संस्कृत में जो अर्थ होगा वो विभक्ति का अर्थ होगा। किसका अर्थ होगा? विभक्ति का। और विभक्ति अपन ने कहां पढ़ी थी? शब्द रूपों में पढ़ी थी कि प्रत्येक शब्द रूप चाहे स्त्रीलिंग का हो चाहे पुल्लिंग का हो, कि प्रत्येक शब्द रूप चाहे स्त्रीलिंग का हो चाहे पुल्लिंग का हो, तीनों वचनों और सातों विभक्तियों में चलेगा। तो जो वहां पे जो अपन जो करेंगे अर्थ करेंगे वो विभक्ति का अर्थ करेंगे। और कर्ता उसके बाद में क्रिया की बात की, मैंने अपने उसके बारे में पढ़े थे, धातु रूप के बारे में पढ़े थे, और धातु रूप के बारे में क्रिया का है, तो उसका अर्थ उसके माध्यम से करेंगे अपन। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपको आज समझ में आया होगा। और जो अपने जो संस्कृत शिक्षण पढ़ते हैं, रिट के अंतर्गत जो संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, उस भाषा को सबको कठिन लगती है, बहुत ज्यादा कठिन लगती है कि संस्कृत पढ़ी नहीं, पहली बार पढ़ी है, समझ में नहीं आती है। लेकिन मेरी गारंटी है इस तरीके से पढ़िए उसको आप। जैसे मैंने सिलेबस बताया, व्याकरणिक भाग है, शिक्षण विधि भाग है। व्याकरणिक भाग में मैंने बताया कि किस चीज को किस क्रम से पढ़नी है। जो अपन ने जो यहाँ पे जो सिलेबस समझाया, उस सिलेबस में जो क्रम दे दिया मैंने, वो क्रम फिक्स है। क्योंकि उसके आधार पे यदि पढ़ लोगे आप तो कठिन से कठिन भी आपको सिंपल लगेगा, क्योंकि कहीं भी परेशानी नहीं आएगी समझने में। यदि जैसे मान लो उस क्रम से नहीं पढ़े, आके जैसे मान लो मैं आता हूं, पढ़ाने आता हूं, यदि मैं आते आपको वाच्य परिवर्तन पढ़ा दूं, शुद्ध अशुद्ध पढ़ा दूं, मैं आपको कारक पढ़ा दूं, मैं आपको प्रत्यय पढ़ा दूं, उपसर्ग पढ़ा दूं, नहीं पढ़ा सकता मैं, अव्यय नहीं पढ़ा सकता मैं। अव्यय में जैसे मान लो कुछ अव्यय समास में आएंगे, अव्ययभाव समास में आएंगे, कुछ यहाँ पे जिसमें प्रत्यय में आएंगे कि जैसे मान लो तुमन प्रत्यय के उदाहरण सारे अव्यय होंगे, इक्त्वा प्रत्यय के सारे उदाहरण अव्यय होंगे, कारकों वाले अव्यय हैं, द्वितीय विभक्ति में अव्यय आएंगे। तो इसलिए पहले कारक पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन फिर ये पढ़ते हैं अव्यय। तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो अपना जग्गू का जीके हब यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुँचाए, कि जिसने जैसे मान लो कि अपने यहाँ पे जो पढ़ाएंगे उसका स्वाद आएगा ऑफलाइन कक्षा जैसा। क्योंकि कल वाला पहला दिन था, आज वाला जो अपना पाठ्यक्रम समझाने का दूसरा दिन है। तो कल और आज तो अपन ने केवल मात्र पाठ्यक्रम समझाया है। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले अपन को पूरा पाठ्यक्रम अपनी आंखों के सामने होना चाहिए। और आपने शायद लिख लिया होगा इसको, नहीं तो वीडियो को देखते रहिए और इसको कॉपी में उतारना, फर्स्ट पेज पे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन को समझ में आएगा। तो जो कठिन चीजें हैं वो भी सिंपल लगेगी, चाहे शुद्ध शुद्ध हो, चाहे अनुवाद हो, चाहे वाच्य परिवर्तन हो, चाहे कोई भी हो। शिक्षण विधियों में भी बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अपने साथी लोग हैं उनको मतलब इस लिंक को शेयर करिए और उनको बोलिए कि इसकी तरफ जो अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, पढ़िए, तो बहुत फायदा मिलेगा इसको। इसके माध्यम से अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब जो अपनी नेक्स्ट कक्षा होगी उस नेक्स्ट कक्षा में अपन विधिवत रूप से स्टार्ट करेंगे। यानी जो अपना सिलेबस है, जिस तरीके से अपने सिलेबस पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपने लगातार कंटिन्यू जो अपने वीडियो हैं वो लगभग 11 बजे तक आते रहेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आप जो नेक्स्ट क्लास होगी जो या तो कल या फिर जो मंडे है उसको होगी, उसमें अपन जो आगे की है उसकी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद।